आज सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैम माइंड कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये इसको कोई भी कवर नहीं करता। इसके बारे में बहुत सारे स्कूलों में, बहुत सारे कॉलेजों में कोई चर्चा नहीं की जाती, और ना ही आपके पास ऐसी व्यवस्था होती है जिसे आप इसे स्वयं ही पढ़ सकें। आप इसे खुद ही जान जाएंगे। ये देखिए, आपके सामने है प्रयोगशाला भ्रमण। हम प्रयोगशाला जा ही नहीं पाते अपने स्टडी मटेरियल को कवर करते हुए, अपने करिकुलम, अपने सिलेबस को करते हुए। तो हम जान ही नहीं पाते कि हमारे प्रयोगशाला में क्या है, जिसके कारण हम अपने 30 नंबरों के बारे में हमेशा सोचा करते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो आज हम प्रयोगशाला के उपकरणों और प्रयोगशाला के उन उपकरणों के उपयोगों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ और कई सारी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के बीच में इसे अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि इससे आपका और आपके दोस्तों का फायदा होने वाला है। ये ऐसा वीडियो है जो मुझे नहीं लगता कि YouTube में कहीं पर पड़ा हुआ है। इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है आपकी थ्योरेटिकली, और आप विजुअलाइज रूप से देख सकते हैं कि लैब कैसी होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पर लैब नहीं है, या है भी तो वहां पर बच्चे कभी जा नहीं पाते। तो इसलिए हम आज बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले लैब के पौराणिक इतिहास के बारे में। कैसे लैब बनाई गई, क्या हुआ। तो शुरुआती बात है कि पुरानी सभ्यताओं में, जहाँ पर इजिप्शियन यानी मिस्र की सभ्यता की बात की जाती है, तो वहाँ राजाओं को फराओ कहा जाता था, और फराओ को अधिक धनवान और अमर बनने की इच्छा थी। प्रत्येक मनुष्य के अंदर इस तरीके की इच्छाएं होती हैं, लेकिन उन फराओं के अंदर ये ज़्यादा था। तो उन्होंने एक काल्पनिक रूपरेखा का निर्माण किया। अपने जो लोग थे उनके बीच में एक काल्पनिक रूपरेखा का निर्माण किया। उन्होंने बताया कि ऐसे किसी पत्थर की खोज की जाए जिससे किसी वस्तु या किसी धातु को अगर उस पत्थर के साथ स्पर्श करा दिया जाए तो वो सोने में बदल जाए, और ऐसी किसी एलम दवाई की खोज की जाए जिसको पी लेने से इंसान अमर हो जाए। तो इन सब दवाइयों और ऐसे पत्थरों की खोज के लिए अलग अलग जो उस समय के विद्वान थे, उन्होंने अलग अलग प्रक्रियाओं का प्रयोग करना चालू किया। ऐसी प्रक्रियाएं कीमियागारी कहलाई। कीमियागारी यानी रासायन विज्ञान की प्रक्रिया को ही कीमियागारी कहते थे। उसी से केमिस्ट्री शब्द का प्रादुर्भाव हुआ है। तो जो कीमियागारी प्रोसेस चलती थी वो भले सफल नहीं हुई, उससे असफलताएं हाथ में मिली, लेकिन विभिन्न प्रकार के उपकरणों के विषय में हमें जानकारी प्राप्त हुई। कई सारे उपकरण बनाए गए कि कोई ताप नियंत्रित कर सकता था, कोई दाब नियंत्रित कर सकता था, किसी में आयतन को सही से तौला जा सकता था। इस तरीके से विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाए गए, और इन उपकरणों की सहायता से आने वाले भविष्य में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं की गई। तो अगर आधुनिक परिदृश्य की बात की जाए तो पुरानिक काल में भी भारत है, यूनान है, चीन है। केवल मिस्र में ही नहीं, यूनान, भारत और चीन में भी रासायन विज्ञान के प्रयोग लगातार होते रहे। मिस्र के फराओ के जो ममीज बनाई जाती थी, उनके जो अपर लेयर होता था उसमें कई सारे पत्थर लगाए जाते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इल्तुत खामन, जो सबसे छोटे उम्र में मरा हुआ फराओ है, 19 साल की उम्र में जो मर गया था, उसे श्रापित कहा जाता है। तो उसकी ममीज के पास से चाकू मिली है लोहे की। लोहे के निष्कर्षण के बारे में, धातु निष्कर्षण के बारे में मिस्र के लोगों को नहीं पता था। तो वो चाकू कहाँ से आई थी? वो चाकू के जो लोहा निकाला गया था, लोहे का
जो कंस्ट्रक्शन है यानी रासायनिक संगठन है वो भारत में पाए जाने वाले लोहे के संगठन से मेल खाता है, जो भारत में लोहा उस समय इस्तेमाल किया जाता था। यानी भारतीय लोगों को पता था कि लोहे के अयस्क से किस तरीके से लोहे का निष्कर्षण किया जाता था। यानी भारत में जो रसायन विज्ञान थी वो ज़्यादा उच्च श्रेणी की थी। तो यही सारी चीजें हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। तो आधुनिक जो दृष्टि से देखा जाए तो आधुनिक समय में जो रसायन विज्ञान है, प्रयोगात्मक रसायन है, उसके पिता लैवासिये को कहा जाता है, क्योंकि लैवासिये ने एक नियमित रूप से प्रयोगशाला के निर्माण पर जोर दिया। उन्होंने एक विशेष प्रकार के प्रयोगशाला उपकरण की खोज की जिसे रासायनिक तुला कहते हैं। रासायनिक तुला की सहायता से हम पदार्थों को दशमलव के 4 अंक तक यानी मिलीग्राम तक हम शुद्ध रूप से गणित कर सकते हैं, शुद्ध रूप से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं एक लाइव टूर की में, जहां पर हम प्रयोगशाला में देखेंगे कि किस तरीके से किस व्यवस्था के अंतर्गत हमें खड़ा होना है और किस व्यवस्था के अंतर्गत वहां पर उपकरण रखे होते हैं, अभिकर्मक रखे होते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रयोगात्मक रसायन की, तब तो लैब का एक टूर अवश्य बनता है। इसके लिए हमें केमिस्ट्री लैब के अंदर चलना ही पड़ेगा। तो चलो हम लोग सब बच्चे चलते हैं केमिस्ट्री लैब के अंदर। अब हम जब केमिस्ट्री लैब के अंदर पहुंचकर देखते हैं तो यहाँ पर टेबल स्टैंड हैं जिनमें अलग अलग केमिकल रखे हैं। सही मायनों में हर टेबल स्टैंड पर एक जैसे ही केमिकल रखे होते हैं जो एसिड, बेस और अदर रीजेंट के नाम से रखे रहते हैं। टेबल स्टैंड में सीट नंबर भी पड़ा होता है, तो हर बच्चे को अपनी सीट पर बैठना होता है, अपनी सीट पर खड़े होना होता है। चलिए हम अपनी सीट पर पहुंचते हैं। अब एक टेबल स्टैंड पर अधिकतम 2 ही छात्रों को एक साथ प्रयोग करने की अनुमति होती है। प्रत्येक छात्र को स्वतः ही अपने निर्धारित स्थान पर खड़े हो जाना चाहिए और जो भी उस समय वहां पर आपका टीचर हो उस टीचर के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, जिससे प्रयोग करते समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सकता है और सही प्रकार से प्रयोग किए जा सकते हैं। तो इस टूर के बाद हम उसमें जान गए हैं कि किस तरीके से किस व्यवस्था के अंतर्गत हमें खड़ा होना है। तो अब हम जानते हैं कि हमारे रासायनिक जो प्रयोगशाला है उस प्रयोगशाला में कौन कौन से प्रमुख उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं। तो प्रमुख उपकरणों में सबसे पहला उपकरण है परख नली। परख नली में हम पदार्थ को डालकर अध्ययन में लाते हैं। जो भी हमें रासायनिक पदार्थ परीक्षण के लिए दिया जाता है उस परख नली में डालते हैं। परख नली को पकड़ने के लिए, क्योंकि परख नली को गर्म किया जाता है तो वो गर्म हो जाती है, कांच है, तो उसको पकड़ने के लिए परख नली पकड़ यानी होल्डर का उपयोग किया जाता है। और परख नली का उपयोग करने के बाद हम उसे परख नली स्टैंड में रख देते हैं। परख नली को गर्म करना या किसी भी रासायनिक पदार्थ को गर्म करने के लिए वहां पर गैस बर्नर लगा होता है जिसे बुल्सन बर्नर कहते हैं। इस बुल्सन बर्नर से आक्सीकारक लौ यानी ज्वाला और अपचायक ज्वाला दोनों प्रकार की ज्वालाओं को निर्मित किया जा सकता है, जिनके दोनों के तापमान अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार वहां पर बीकर होता है, कोनिकल फ्लास्क होते हैं, पोर्सलिन की प्याली होती है, ट्राइपॉड स्टैंड होता है, वायर गेज होता है। इसके अतिरिक्त ड्रॉपर, कांच की छड़, ब्यूरेट, पिपेट, कीप उपकरण, टंग, फ्रैक्शनल वेट बॉक्स, रासायनिक तुला और थर्मामीटर होता है। ये बेसिक उपकरण हैं जो आपके सामने जो आपका स्टैंड है जिसे टेबल स्टैंड कहा जाता है वहां पर रखे मिल जाते हैं, जिनकी सहायता से हम रासायनिक प्रक्रियाओं को करते हैं। लेकिन इनमें से कई ऐसे उपकरण हैं जो हमारे टेबल स्टैंड में न रख के कॉमन प्लेस पर रखे होते हैं, जहां पर अलग अलग विद्यार्थियों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर इन उपकरणों का उपयोग करते हैं। तो देखते हैं कि हम लैब में ये कहाँ उपकरण हैं, कैसे दिखते हैं
और इनका उपयोग किस तरीके से किया जाता है, इसके जानने के लिए हम चलते हैं फिर से लैब की ओर। हम बात करने जा रहे हैं टेबल स्टैंड के पास रखे हुए उपकरणों के बारे में। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ परख नली, और देखिए परख नली गंदी है। हम किसी भी प्रकार से किसी भी ऐसे उपकरण में रासायनिक प्रयोग नहीं करेंगे जो पहले से गंदा रखा हो। तो सभी छात्र ये अवश्य ध्यान दें कि साफ सुथरी परख नलियाँ या साफ सुथरे उपकरणों का उपयोग करें। यदि पहले से रखे हुए उपकरण साफ नहीं हैं तो हम उन्हें साफ कर लेंगे, और अगर साफ उपकरण हैं तो उनका हम उपयोग करेंगे। किसी भी प्रकार के अधुले या गंदे उपकरणों के उपयोग से दुर्घटना भी हो सकती है और हमारी जो रीडिंग है वो सही नहीं आएगी। इसीलिए हमें साफ उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, और जब भी उपयोग कर लें तो हम उपकरणों को धोकर व्यवस्थित जो उनकी स्थान है, जैसे टेस्ट ट्यूब है तो टेस्ट ट्यूब स्टैंड में व्यवस्थित जिस तरीके से उल्टी रखी हुई हैं रख देनी चाहिए, जिससे ये सूख जाएं और जो दूसरे छात्र हैं उसका उपयोग करें। तो अब देख रहे हैं कि ये परख नली है, और परख नली को हमने परख नली पकड़ यानी टेस्ट ट्यूब होल्डर में फंसा लिया है। तो इस तरीके से इसका प्रॉपर उपयोग किया जाता है। अब ये जिसमें रखा है इसे टेस्ट ट्यूब स्टैंड कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सफ़ेद रंग की कटोरी रखी हुई है आपके सामने। ये ब्रश है, टेस्ट ट्यूब ब्रश, और जो ये कटोरी है इसे पोर्सलीन की प्याली कहा जाता है। जो भी रासायनिक पदार्थ हमको हमारे सर देंगे वो इसी प्याली में हम उसको रखेंगे, और इसका उपयोग अलग अलग प्रक्रियाओं में किया जाता है, लेकिन सबसे पहला रासायनिक है। अब ये मेटेलिक स्पैचुला है। मेटेलिक स्पैचुला से रासायनिक पदार्थों को परख नली में डालते हैं, और ज्वाला परीक्षण में भी इसको आग के ऊपर रख कर चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाश बॉटल है, इसमें पानी भरा हुआ है। कभी कभी परख नली के अंदर पदार्थ जम जाता है तो हम इसे उसके अंदर प्रेशर करके पानी डालते हैं, जिससे वो पदार्थ वहाँ से छूट जाता है, और इसकी सहायता से हम पदार्थ जो परख नली है उसको साफ करने के लिए भी किया जाता है। इसी प्रकार अगला उपकरण यहाँ पर रखा हुआ है कीप फनल। फनल की सहायता से हम एक परख नली से दूसरे परख नली में या बीकर से पदार्थ को परख नली में डालने के लिए करते हैं, जिससे पदार्थ जो है इधर उधर हमारी मात्रा बिखरे नहीं, जिससे हमारी सही रीडिंग आ सके। तो कई सारे उसमें फिल्टरेट छानने के लिए किया जाता है, अवक्षेप को अलग करने के लिए किया जाता है। अगला जो उपकरण है हमारे पास वो यहाँ पर रखा हुआ है, और इस उपकरण का यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीकर रखा हुआ है, कोनिकल फ्लास्क रखा हुआ है, और ये बर्नर रखा हुआ है। तो कोनिकल फ्लास्क, ये कोनिकल फ्लास्क है कांच का, कोने के रुमा होता है त्रिकोणी, और यहाँ पर ये इसमें रखा हुआ है बीकर में ड्रापर। ड्रापर की सहायता से अभिकर्मकों को परख नली के अंदर डाला जाता है, जो रीजेंट बॉटल होती हैं उससे निकालकर परख नली के अंदर डालते हैं। ये बीकर रखा हुआ है। तो बीकर है, बीकर अलग अलग आयतन के होते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न तो ये आता है कि इसका नाम बीकर क्यों पड़ा। तो आप इसकी संरचना में देख रहे हैं कि ऊपर चोंच नुमा आकृति है, और अंग्रेजी में चोंच को बीक कहते हैं। तो ऐसा उपकरण जो बीक रखता है यानी चोंच रखता है, बीकर कहलाता है। अब बीकर का उपयोग बहुत सारा होता है, ये अलग अलग आयतन के होते हैं। अलग अलग आयतन के बीकरों का उपयोग अलग अलग रासायनिक प्रक्रियाओं में करते हैं। यहाँ पर पेयर ऑफ टंग रखा हुआ है लोहे का। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये सारे जो पदार्थ उपकरण हैं उनके बीच में यहाँ पर एक स्टैंड रखा है, इसको ट्राईपॉड स्टैंड कहते हैं। इस ट्राईपॉड स्टैंड में पदार्थों नीचे बर्नर रख दिया जाता है और ऊपर पदार्थ को रखकर गर्म करते हैं, जिससे आसानी से आँच जो है पूरे समान रूप से पात्र को मिल सके। और ये है वायर गेज, ये लोहे की जाली होती है, और इस लोहे की जाली में बीच में ये पेपर लगा होता है। अब आपसे एग्जामिनर पूछता है ये कौन सा पेपर है, तो आप बताते हैं ये फिल्टर पेपर है, जबकि ऐसा नहीं है। ये फिल्टर पेपर तो कदापि नहीं है।
क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इस जाली को इसके ऊपर रखेंगे, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर, और जब ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर इसको आप रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये जो बर्नर है, इस बर्नर में आग जलाकर इसके नीचे रखेंगे और किसी भी पदार्थ को इसके ऊपर चढ़ा देंगे। मान लिया यहाँ पर ऐसे हमने रख दिया है पोर्सिलीन की प्याली को, और अब प्याली में नीचे आग जल रही है। तो अगर ये अब तक फिल्टर पेपर होता तो अब तक ये जल चुका होता। तो ये कदापि फिल्टर पेपर नहीं, ये है अभ्रक का पेपर, एस्बेस्टस पेपर। अब यहाँ पर मान लीजिए, ये देखिए ये बुल्सन बर्नर है। इसमें क्या होता है, ये देखो चूड़ियाँ हैं, तो यहाँ आप छेद देख रहे हैं। इस छेद से ऑक्सीजन जाती है और नीले रंग के लौ के साथ वो गैस जलती है, क्योंकि गैसीय मिश्रण में ऑक्सीजन मिल जाती है। अगर इस चूड़ी को हम चढ़ा देते हैं और इस छेद को पूरी तरीके से बंद कर देते हैं, तो अब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती और जो गैस आ रही है, गैस में ऑक्सीजन मिल नहीं पाती, तो वो पीली लौ के साथ जलती है, जिसको अपचयित लौ कहते हैं। नीली रंग के लौ के साथ जो जलता है उसे ऑक्सीकृत लौ कहते हैं। तो अलग अलग तापमान की लौ हमें प्राप्त होती हैं, जिससे हमें रासायनिक अभिक्रियाएं करने में सरलता होती है। तो आप ये जान लीजिए कि वायर गेज में, या जो वायर आपने अभी जाली देखी उसमें अभ्रक लगा होता है। तो इस तरीके से अलग अलग उपकरण जो होते हैं वो हमारे टेबल स्टैंड में ही रहते हैं। सब टेबल स्टैंड में इस तरीके के उपकरण रखे रहते हैं। आप देख लीजिए, इधर पीछे भी रखे हुए हैं। और अगर हम अपने साइड में किनारे आपको दिखाते हैं, तो किनारे भी इसी तरीके के जो उपकरण हैं जिनका उपयोग हम करते हैं वो रखे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि सब रैकों में ये उपकरण रखे हुए हैं, और ये सारे उपकरण प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा हैंडल किए जाने हैं, उनका उपयोग किया जाना है। अब कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जो अलग अलग प्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं, तो वो यहाँ पर नहीं रखे होते हैं, तो उनके देखने के लिए हमको वहाँ पर चलना होगा। अभी ये जो भी उपकरण है ये सब टेबल स्टैंड के उपकरण है, जो टेबल के पास रखे रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कई सारे अनुमापन फ्लास्क। ये विशिष्ट प्रकार के उपकरण हैं जिनका उपयोग हम आयतनिक विश्लेषण की प्रक्रिया में करते हैं। ये कॉमन रैक में रखे होते हैं, हमारे डेस्क स्टैंड के पास ये उपकरण नहीं रखे रहते। तो इनमें से ये जो अनुमापन फ्लास्क है, इसमें हम अननोन विलयन यानी अज्ञात विलयन का निर्माण करते हैं। तो इसका जो आयतन है, ये जो अनुमापन फ्लास्क हमने ले रखा है, इसका आयतन 250 ml है। तो ये 250 ml कहाँ पर है, यहाँ आप देख रहे हैं कि छल्ला बना हुआ है, एक छोटी सी लकीर बनी हुई है। इस लकीर तक ही इसका आयतन 250 ml है। अगर इसके ऊपर तक भरेंगे तो फिर ये 250 ml नहीं रहेगा। इसी छल्ले तक ही अगर हम विलयन को नाप कर भरेंगे या विलयन बनाएंगे तो इसमें इतना ही आयतन रखेंगे, तभी ये 250 ml माना जाएगा। तो सबसे पहले अगर मान लो हमको कोई विलयन बनाना हो, जैसे हमारे कोर्स में फेरस अमोनियम सल्फेट है, तो हम पदार्थ को तौलकर इसके अंदर डाल देंगे और फिर इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और फेरस अमोनियम सल्फेट यानी मोहर लवण को इसके अंदर मिलाकर फिर इसे हम तेज़ी से आपस में घोलेंगे कायदे से, ढक्कन बंद करके। तो जब ये घुल जाएगा तो फिर से हम निकालेंगे ढक्कन को, और अब इसमें डालेंगे आसुत जल। और आसुत जल को कहाँ तक भरना है, बिल्कुल इस आसुत जल को वहीं तक भरना जहाँ तक हमने बताया अभी, इस छल्ले तक। इस छल्ले तक आसुत जल को भरने के बाद फिर से टाइट पकड़कर इसे हिलाते हैं, और इस प्रकार से हमारा अननोन सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। उस अननोन सॉल्यूशन का उपयोग हम करते हैं। तो अब अननोन सॉल्यूशन को अगर मान लीजिए ये इस तरह से इसकी गर्दन है तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा उपकरण होता है जिसे कहते हैं प्रिपेट। प्रिपेट, यहाँ कई सारे प्रिपेट रखे हैं। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर इस प्रिपेट है, इसका आयतन होता है 25 ml। 5 ml के भी होते हैं, 10 ml के भी होते हैं, 15, 20, 25, 30, 50 ml तक के होते हैं। अब इसको इसमें डालते हैं और यहाँ ऊपर से इसमें सक करते हैं, लेकिन इसका आयतन कहाँ तक होता है, 25 ml। तो इसमें भी देखिए एक छोटा सा छल्ला बना होता है,
उसी कांच की राड पर एक गोलाई से छल्ला बना हुआ होता है। ठीक है, अब देखिए देख रहे हैं ये, बिल्कुल ये आपको दिख रहा है, यहाँ देखो छल्ला बना हुआ है, हल्का सा बारीक आपको दिख रहा है। तो यहीं तक इसका आयतन 25 ml माना गया है। तो आप मुंह से इसको खींचिए और मुंह से इतना खींचिए कि इस छल्ले के समांतर इसका आयतन वो निकल के आए, लिक्विड भरा हो। अब उस लिक्विड को हम जिस फ्लास्क में लेना चाहें उस फ्लास्क में आसानी से ले सकते हैं। जैसे कोनिकल फ्लास्क में इसको उपयोग किया जाता है या बीकर में इसको खाली कर लिया जाता है। यहाँ पर देखिए लकड़ी के बॉक्स रखे हुए हैं जिनको वेट बॉक्स कहा जाता है। इनमें जो बांट रखे होते हैं, तौलन करने के लिए जो बांट रखे होते हैं वो ग्राम में रखे होते हैं। अब हम प्रत्येक जो बांट होता है उसमें 5 ग्राम का भी है, 10 ग्राम का भी है और अधिकतम 100 ग्राम के बांट हैं। और ये है ए फ्रैक्शनल वेट बॉक्स, इसमें मिलीग्राम में बांट रखे होते हैं। तो चिमटी की सहायता से ही हम इन बॉक्स से वेट को निकालते हैं, तोलन को निकालते हैं और हमारी रासायनिक तुला पर रखते हैं। हम हाथ से नहीं करते क्योंकि हाथ से ऐसा करने पर हमारे तोलन जो पड़ला है वो तेज़ी से हिल सकता है या ज़्यादा दबाव पड़ सकता है, जबकि चिमटी से हम सरलता से इनको उठा सकते हैं और रख सकते हैं। तो फ्रैक्शनल अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि 100 ग्राम है, 50 ग्राम है, 25 ग्राम है ना, और ये सब इसी बॉक्स के अंदर चिमटी रखी होती है। फ्रैक्शनल वेस्ट बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर जो बांट होते हैं, जो तोलन के लिए हमारे पास बांट होते हैं वो 500 मिलीग्राम के, इसी प्रकार 500 मिलीग्राम का एक दूसरा भी होता है, 500 मिलीग्राम का आप देख रहे हैं। इसी प्रकार हमारे पास इसमें 200 ग्राम के भी होते हैं और 200-200 ग्राम के कुल 2 रखे होते हैं। तो ढूंढते हैं जी, ये देखिए 200 ग्राम का, 200 मिलीग्राम का ये छोटा सा बांट है। यहाँ पर ये देखिए 200 मिलीग्राम का है। इसी प्रकार 100 मिलीग्राम के भी होते हैं, है ना। आप देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि बार बार हिल रही है स्क्रीन। ये देखिए क्लियर हम आपको दिखाते हैं जी। ये देखिए 100 मिलीग्राम, तो ये 100 मिलीग्राम है। 100 मिलीग्राम के भी बांट होते हैं इसमें। 50 मिलीग्राम का भी होता है, ठीक है। ये देखिए 50 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम भी होता है इसमें। 100 मिलीग्राम है ये, तो 20 मिलीग्राम भी होता है। और इससे जो 20 मिलीग्राम होता है, 20 मिलीग्राम से भी जो छोटा होता है वो 10 मिलीग्राम का होता है। बहुत छोटा सा होता है, वो आसानी से दिखता नहीं क्योंकि उसमें बस ऐसे ही पॉइंट बना हुआ होता है। तो इनको हम चिमटी की सहायता से उठाते हैं और मिलीग्राम निकालने के लिए और रासायनिक तुला के एक पड़ने पर रख देते हैं और दूसरे पड़ने पर पदार्थ रखा होता है। बाकी सब जोड़कर हम आसानी से निकाल लेते हैं कि किस तरीके से होता है। दोनों वेट बॉक्स का उपयोग हम पदार्थ को तौलने के लिए करते हैं। अभी यहाँ के बॉक्स पे आप एक संरचना देख रहे हैं, इसे राइडर कहते हैं। इस राइडर का जो भार होता है वो 0.0002 होता है। लिख देते हैं हम यहाँ पर, इसे राइडर कहते हैं। और इस राइडर का जो भार होता है वो 0.0002 होता है, यानी दशमलव के 4 अंक तक मिलीग्राम है। तो हम किसी भी रासायनिक पदार्थ की जो शुद्ध गुणवत्ता है वो रासायनिक तुला में दशमलव के 4 अंक तक निकाल सकते हैं। किसकी सहायता से? राइडर की सहायता से। राइडर की सहायता से हम आसानी से दशमलव के 4 अंक तक किसी भी रासायनिक पदार्थ की मात्रा को सही निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक आप अलग प्रकार का उपकरण देख रहे हैं जिसे ब्यूरेट कहते हैं। इस ब्यूरेट उपकरण का भी उपयोग आयतनिक विश्लेषण में किया जाता है, जहाँ पर ये देखिए रीडिंग्स लिखी हुई हैं 0, 1, 2, 3, 4,
और ये पूरी रीडिंग की रीडिंग जो है पैमाना नीचे 50 ml तक जा रहा है। ये सब मिलीमीटर में लिखा है। यहाँ पर ये स्क्रू है जिसकी सहायता से जब हम खोलते हैं तो इससे जो भी इसके अंदर लिक्विड भरा होता है वो नीचे आ जाता है। और यहाँ पर हमारा कोनिकल फ्लास्क होता है। इस कोनिकल फ्लास्क में हमारे आयतनिक विश्लेषण के पदार्थ रखे होते हैं जिसका उपयोग हम रीडिंग निकालने के लिए करते हैं। मान लिया इसमें पोटेशियम परमैंगनेट भरा हुआ है जिसका जो स्वयं स्वसूचक की तरह काम करता है पीएच परिवर्तन का या आयतनिक बिंदु का। तो हम जब इसको खोलते हैं तो इसमें KMnO4 गिरना प्रारंभ होता है। KMnO4 नीचे गिरता रहता है और नीचे हमारे कोनिकल फ्लास्क में मोहर विलयन होता है जो कि आपस में मिलकर अभिक्रिया करते हैं। उसमें मैग्नस सल्फेट का निर्माण होता है। मैग्नस सल्फेट रंगहीन होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि एक भी ड्रॉप इस कोनिकल फ्लास्क के उसमें ना पड़ी होनी चाहिए और उपयोग करने के बाद हम इसे बंद कर देते हैं। रीडिंग नोट करते रहते हैं कि कितना यहाँ पर विलयन खर्च होता जा रहा है। कीप उपकरण की सहायता से हम उसमें भर देते हैं। ये जो स्क्रूज लगे हुए हैं ये इसको खोलने और बंद करने के लिए हैं। इसे कहते हैं ब्यूरेट स्टैंड। तो ब्यूरेट स्टैंड में ब्यूरेट लगा होता है जिसका उपयोग आयतनिक विश्लेषण में हम पोटेशियम परमैंगनेट है ना, कई सारे सूचक होते हैं जिनका उन सूचकों का डालकर हम ये चेक करते हैं कि हमारी सांद्रता दिए गए विलयन की कितनी है। ठीक है, तो कोनिकल फ्लास्क इस तरीके से पूरा सेटअप रखा होता है लैब में। हम आपको विशेष प्रकार का उपकरण दिखा रहे हैं जिसे कीप उपकरण कहते हैं, जिसका उपयोग गुणात्मक विश्लेषण में क्षारीय मूलकों के प्रथम वर्ग के बाद परीक्षण में किया जाता है। इससे हाइड्रोजन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल को ऊपर से डालते हैं और इसके अंदर भरा हुआ होता है FeS फेरस सल्फाइड। दोनों अभिक्रियाएं होती हैं तो FeS + H2SO4 अभिक्रिया करके बना देता है H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इसके अंदर बनती है जो कि यहाँ से निकलती है। अब हमको अगर हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि कॉमन आयन इफेक्ट प्रदर्शित करती है तो हम अगर हमारा पदार्थ इसमें रखा हुआ है हमारा, तो हम इसको जैसे ही खोलेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस तेजी से निकलने लगेगी और विलयन में घुल जाएगी जिसमें पहले से उपस्थित है HCl डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट प्रदर्शित होता है जिससे केवल द्वितीय वर्ग के ही पदार्थ जो होते हैं वो इसका परीक्षण दे पाते हैं। द्वितीय वर्ग के मूलक ही इसका परीक्षण दे पाते हैं। अब जो अपशिष्ट बनता है उसको निकाल के बाहर कर दिया जाता है। तो कीप उपकरण बहुत उपयोगी उपकरण है जिसका उपयोग हम द्वितीय वर्ग के क्षारीय मूलकों के पहचान में करते हैं। इसे कीप उपकरण कहते हैं। हम उपकरणों के बारे में जान गए हैं कि लैब में किस प्रकार के उपकरण होते हैं, उनका क्या उपयोग होता है। तो हम अपने सामने जो रखा हुआ हमारा टेबल है उस टेबल स्टैंड में रखे हुए रासायनिक अभिकर्मकों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से रासायनिक अभिकर्मक पदार्थ वहाँ पर रखे होते हैं। इसको हम दो ग्रुपों में बांट कर रखते हैं। एक होता है अम्लीय क्षारीय ग्रुप और दूसरा होता है अदर रीजेंट यानी सामान्य अभिकर्मकों के बारे में। तो अम्लीय क्षारीय ग्रुप में जो प्रमुख रूप से अम्ल होते हैं वो तनुसल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, नाइट्रिक अम्ल हैं, वहाँ पर तनु एस्टिक अम्ल भी रखा होता है। इसी प्रकार तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या कहीं कहीं पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी रखा होता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि अदर रिएजेंट में उदासीन फेरिक क्लोराइड रखा होता है, लेड एसिड रखा होता है, पोटेशियम आयोडाइड विलयन बनाकर रखा होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन है, पोटेशियम परमैंगनेट विलयन है, पोटेशियम क्रोमेट विलयन है। इस तरीके से कई विलयन वहाँ पर रखे होते हैं और ये सारे के सारे विलयन तनु होते हैं जिनकी सांद्रता न्यूनतम होती है, जिनकी सांद्रता कम रखी रहती है। जैसे अगर हम इन अम्लों की बात करें तो इन अम्लों की सांद्रता सामान्यतः 2N या 5N होती है। इसी प्रकार जो ये बेस रखे होते हैं इनकी भी सांद्रता 2N यानी 2 नार्मलता या 5 नार्मलता, 2 से 5 नार्मलता के बीच वाले के
विलयन रखे जाते हैं जिनकी नॉर्मलता कम होती है। तो चलिए हम चलते हैं लैब एक बार फिर और देखते हैं कि ये विलयन कैसे हैं, किन बोतलों में रखे हैं और इनके उपयोग किस प्रकार से हम इनका उपयोग करते हैं। टेबल स्टैंड को आप देख रहे हैं। टेबल स्टैंड में दो भाग हैं, ऊपर की ओर एसिड बेस और नीचे की ओर अदर रीजेंट को रखा गया है। इस स्टैंड में सभी तनु विलयन होते हैं जिनकी सांद्रता कम होती है। तो ऊपर की ओर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं कि तनु H2SO4 रखा है, जिसे अभिकर्मकों का राजा कहते हैं। इसका बहुतायत रासायनिक अभिक्रियाओं में उपयोग होता है। उसके बाद डाइल्यूट नाइट्रिक है, इसका कम ही उपयोग किया जाता है। और उसके बाद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका भी उपयोग अच्छी खासी रासायनिक अभिक्रियाओं में करते हैं। अब यह अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है जो द्रव अमोनिया को जल में घोलकर तैयार किया जाता है। इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें ऊपर कैप नहीं लगाते क्योंकि हाइड्रोक्साइड के डिपोजिशन से बोतल टूट सकती है, आसानी से कैप नहीं खुलता। तो नीचे की ओर चलते हैं। यहाँ सबसे पहला जो केमिकल रखा हुआ है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, जिसका उपयोग सल्फाइड के प्रयोग में करते हैं। इसी तरह पोटेशियम क्रोमेट रखा हुआ है जिसका उपयोग लेड के परीक्षण में किया जाता है। यहाँ लेड एसीटेट है जिसका उपयोग सल्फाइड के परीक्षण में करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट है, इससे असंतृप्तता परीक्षणों को, अनसैचुरेशन टेस्ट को निकाला जाता है। और उदासीन फेरिक क्लोराइड का उपयोग एसीटेट आयन या एसीटेट मूलकों के परीक्षण में किया जाता है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि कई सारे अभिकर्मक रखे हैं जिनका उपयोग हम अलग अलग अभिकर्मकों के मूलकों के परीक्षण में करते चलते हैं। जब हमने अपने स्टैंड में, टेबल स्टैंड के रखे अभिकर्मकों के बारे में देख लिया है, तो हम कॉमन रैक यानी साझा स्टैंड में रखे अभिकर्मकों के बारे में चर्चा करते हैं। कॉमन रैक में बहुत सारे रासायनिक अभिकर्मक रखे होते हैं जो हमारे टेबल स्टैंड में नहीं रखे जा सकते। साझा रैक में या साझा स्टैंड में ऐसे अभिकर्मक होते हैं जो केवल विशेष परिस्थितियों में ही उपयोग किए जाते हैं। जब हमारे टेबल स्टैंड में कोई रासायनिक पदार्थ नहीं मिलता है तो ये मान लेना चाहिए कि वो साझा स्टैंड में रखा होगा और हम वहाँ पर जाकर देखना चाहिए कि वो रासायनिक पदार्थ हैं या नहीं। अगर नहीं मिलते हैं तब आप अपने टीचर या लैब असिस्टेंट से बात कीजिए कि ये रासायनिक पदार्थ कहाँ रखा है। फिर भी कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो मोस्ट कॉमनली उस कॉमन रैक में या साझा स्टैंड में रखे होते हैं, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे द्रव अभिकर्मकों के अगर रूप में देखा जाए तो वहाँ पर ब्रोमीन जल रखा होता है, फेलिंग विलयन रखा होता है, इसी के साथ टालिन अभिकर्मक भी रखा होता है, सिफ अभिकर्मक रखा होता है, स्टार्च विलयन रखा होता है, मर्क्यूरी क्लोराइड का विलयन रखा होता है, बेरियम क्लोराइड का विलयन रखा होता है, येलो अमोनिया सल्फाइड विलयन रखे होते हैं, पोटेशियम आयोडाइड विलयन होते हैं। ये सब द्रव अवस्था में पाए जाने वाले विलयन हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम ठोस अभिकर्मकों के बारे में बात करें तो वहाँ पर आपको ऑक्जेलिक अम्ल भी मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट रखा मिल जाएगा, ठोस पोटेशियम परमैंगनेट रखा मिल जाएगा, ठोस पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठोस कॉपर सल्फेट, ठोस फेरस सल्फेट। इस तरीके से कई सारे ऐसे अभिकर्मक हैं जो रखे रह जाते हैं जिनका उपयोग अलग अलग रासायनिक प्रक्रियाओं में करते हैं। जैसे ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग एसीटेट के परीक्षण में करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कार्बोक्सिलिक अम्लों के परीक्षण में करते हैं, सोडियम कार्बोनेट की सहायता से हम सोडियम कार्बोनेट विलयन बनाते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है अलग अलग परीक्षणों में, डाइक्रोमेट हैं, पोटेशियम कॉपर सल्फेट है। इस तरीके से इनके हर अभिकर्मकों का अपना एक विशिष्ट उपयोग है जिसका उपयोग हम करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे लैब में ये स्टैंड कहाँ पर है और इसमें कौन कौन से रासायनिक पदार्थ रखे हैं जिन्हें हमें अपने उपयोग में लाना है। चलिए हम चलते हैं वहाँ पर। इस सबके अतिरिक्त बहुत से रासायन एक साथ एक ही रैक में रखे जाते हैं जिसे कॉमन रैक कहते हैं। इसका उपयोग प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है।
जब प्रयोग करते समय यदि कोई रासायनिक अभिकर्मक आपके टेबल स्टैंड में न मिले तो कॉमन रैक में खोजना चाहिए। जब वहां पर भी न मिले तो टीचर या लैब असिस्टेंट से पूछना चाहिए। इसमें द्रव अभिकर्मक व ठोस अभिकर्मक दोनों साथ रखे होते हैं। तो चलते हैं कि एक अभिकर्मक को देखते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम उठा रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट, जो ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में इस रैक में पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर मर्क्यूरिक क्लोराइड है HgCl2 रखा हुआ है विलयन के रूप में। इसे ठोस रूप में भी इस रैक में रखा जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर आता है एस्टिक एसिड यानी सिरका। सिरके का डाइल्यूट फॉर्म 20 से 30% मात्रा में यहाँ पर जो उसकी सांद्रता होती है वो रखा रहता है। इसके बाद हम दूसरा अभिकर्मक उठाते हैं येलो अमोनियम सल्फाइड। येलो अमोनियम सल्फाइड में सल्फाइड की जो मात्रा होती है वो कोई निश्चित नहीं होती। देखिए यहाँ ठोस आ गया है, इसको हम उठा के ऊपर रखे दे रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला हमारा केमिकल कौन सा रखा हुआ है। तो यहाँ देखते हैं कि हमारा अगला केमिकल है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसका उपयोग फेरिक आयन के परीक्षण में गुणात्मक परीक्षण में किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर रखा हुआ है पोटेशियम आयोडाइड Ki विलयन। इसका उपयोग लेड के परीक्षण में किया जाता है, लेड मूलक में। यहाँ ब्रोमीन जल रखा हुआ है जो असंतृप्तता परीक्षण यानी अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए उपयोग में लाया जाता है। फिर फेलिंग सोल्यूशन है। फेलिंग सोल्यूशन एल्डिहाइड समूह की पहचान के लिए किया जाता है। ज़्यादातर हम ग्लूकोज के परीक्षण में करते हैं, इससे पता चलता है क्या है। ये स्टार्च विलयन रखा हुआ है। स्टार्च विलयन का भी उपयोग किया जाता है अलग अलग प्रैक्टिकल्स में। इसके बाद नाइट्रोपोसाइड रखा हुआ है। इसका उपयोग कीटोन समूह के परीक्षण में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पर क्या रखा हुआ है। जी, यहाँ तो एस्टिक अम्ल ही रखा हुआ है। तो एस्टिक अम्ल के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। और देखते हैं कौन सा केमिकल रखा हुआ है। तो ये रखा हुआ है जी बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड विलयन रखा हुआ है जिसका उपयोग सल्फेट मूलक के परीक्षण में किया जाता है। अभी हम जब आगे परीक्षण करेंगे तो इसका उपयोग करेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं तो ऊपर देखते हैं कि कौन कौन से ठोस रूप में रासायनिक पदार्थ रखे हुए हैं और उनका उपयोग किस प्रकार से अलग अलग रासायनिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए टेस्टिंग सॉल्यूशन रखा हुआ है। ये सॉल्यूशन है, विलयन है। ये टेस्टिंग सॉल्यूशन का उपयोग कार्बोनेट के परीक्षण में किया जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो इसको इसमें प्रवाहित किया जाता है। वास्तव में ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन होता है जो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ विलयन को दूधिया कर देता है। यहाँ ऑक्जेलिक एसिड रखा हुआ है। इसका उपयोग एसीटेट के परीक्षण में करते हैं। इसी तरह अगला अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्षारीय विलयन बना सकते हैं। यहाँ पर बेरियम क्लोराइड BaCl2 रखा है ठोस अवस्था में जिसका लिक्विड नीचे उपस्थित है। इसी तरह यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एल्युमिनियम सल्फेट रखा हुआ है। कैल्शियम क्लोराइड विलयन पर ठोस रूप में रखा हुआ है छोटे डिब्बी में। जी हाँ, ये तो आयोडीन है। आयोडीन ठोस अवस्था में यहाँ रखा हुआ है। आप इसको ज़रा देखें गौर से तो आपको बताया जाता है कि आयोडीन में धात्विक चमक होती है। देखिए अंदर चमक रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई धातु है कॉपर रूप में, और ये ठोस अवस्था में है। तो आयोडीन तो ठोस अवस्था में पाया जाता है जबकि ब्रोमीन द्रव अवस्था में होता है और फ्लोरीन और क्लोरीन गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ पर ये क्या रखा है, अमोनियम सिट्रिक नाइट्रेट। हाँ, इसका उपयोग हम एल्कोहलों के परीक्षण में करते हैं। यहाँ पर और क्या रखा हुआ है, स्टेनस क्लोराइड SnCl2 रखा हुआ है। ये पाउडरी होता है, पाउडरी फॉर्म में रखा होता है। इसका उपयोग किया जाता है रासायनिक अभिकर्मक के रूप में। स्टार्च पदार्थ रखा हुआ है, स्टार्च का उपयोग किया जाता है। इस तरह से कई सारे रासायनिक अभिकर्मक यहाँ पर अलग अलग फॉर्म में उपस्थित रहते हैं, रखे रहते हैं। क्रोमियम सल्फेट रखा हुआ है।
तो अलग अलग रासायनिक अभिकर्मक हैं जिनका उपयोग अलग अलग रासायनिक प्रक्रियाओं में हम करते हैं, और जिससे पोटेशियम परमैंगनेट रखा हुआ है KMnO4 गुलाबी बैंगनी रंग का ठोस पदार्थ होता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कई सारे अभिकर्मक हैं जो अलग अलग फॉर्म में रखे हैं, ठोस अवस्था में हैं, और जिनका उपयोग अलग अलग हम तरीके से अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं में करते हैं, अलग अलग मूलकों के या क्रियात्मक समूहों के परीक्षण में। तो इस प्रकार ये कॉमन रैग तैयार होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों को द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं में रखा जाता है, जिसका उपयोग हम विशिष्ट अभिक्रियाओं के परीक्षण में करते हैं। धन्यवाद वीडियो के आखिरी तक बने रहने के लिए। और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इस वीडियो की रोचकता अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप बताइए, क्योंकि हर एक वीडियो जो भी बनाया जा रहा है बड़ी मेहनत से बनाया जा रहा है, इसलिए आपके अप्रिसिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपका अप्रिसिएशन तभी मिल सकता है जब आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच भरपूर तरीके से शेयर कीजिए, जिससे आपका और आपके दोस्त का फ़ायदा हो सके। धन्यवाद। आप खुश रहें, आपका कल्याण हो।